नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी। चर्चाएं खास आप देख रहे हैं। हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं पंजाब विधानसभा से। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया था, लेकिन वो भी हंगामे के बाद एक ही दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भगवंत मान सरकार का कहना है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से बार बार सदन को अवैध करार दिया जाता है, तो बेहतर यही होगा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सदन के वैध होने तक इंतजार करेगी और तब तक कोई भी बिल पास नहीं करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब छुट्टियां खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले को लेकर खड़काया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं? 30 अक्टूबर को उन्होंने छुट्टियां खत्म। ये इसको मैं देखता हूँ कि 2 संवैधानिक पदों पर 2 व्यक्तियों की आपसी एक संघर्ष चल रहा है और उसका ये परिणाम हमारे सामने, प्रदेश के सामने आया गया। स्थिति यह है कि अगर सत्र की समाप्ति घोषणा की जाती है तो फिर आज्ञा, नए सत्र के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है राज्यपाल से। बिल्कुल। तो अगर अनिश्चितकाल के स्थगित किया जाए तो स्पीकर दोबारा सत्र को बुला सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए मान सरकार ने जो फैसला किया, या मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि राज्यपाल से हम आज्ञा मांगने की बजाय हम सत्र को अनिश्चितकाल स्थगित करते हैं। स्पीकर ही, क्योंकि स्पीकर अपने ही पार्टी का सदस्य है तो आसानी रहती है उस हिसाब में चले। और ये परंपरा कोई ये पहला कार्य नहीं है। दिल्ली में भी ये चला, बंगाल में भी ये चला, राजस्थान में भी चला, केरला में चला। इवन लोकसभा के सत्र में भी जब इस समय परिस्थितियाँ बनती थी आपस में टकराव की या मतभेद की चलती, तो उस समय अतीत में रहा है। तो ये संवैधानिक या असंवैधानिक वाली बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक व्यक्तियों की आपसी एक अस्तित्व का, क्योंकि राज्यपाल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं एक तरह से कि मेरे से आज्ञा लेके सत्र बुलाया जाए, और मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से अनिश्चितकाल स्थगित करते हैं कि हमें राज्यपाल, क्योंकि दोनों के राजनीतिक मतभेद भी हैं, व्यक्तिगत मतभेद भी सामने नजर आ रहे हैं। तो ये मतभेद जब कोर्ट तक जाने की बात है तो ये मन मुटाव में आ जाता है। जब आप न्यायालय तक पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूँ दो जो व्यक्ति हैं वो एक मर्यादित संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको अपने दोनों को अपने अपनी मर्यादा में रहकर इस चीज़ से कोर्ट कचहरी में जो हर कोई एक सभ्य जो समाज होता है कोर्ट कचहरी से अवॉइड करता है। तो ये लास्ट रिजॉर्ट है आप न्यायालय में पहुंच के जब आप अपने, तो चाहिए तो यही था कि आपस में बैठ के इस बात को संभालते, सोचते संभालते, क्योंकि अहम जो है वो आखिर चाहे किसी तरफ ही है, अहम नुकसान दे रहा था। मैं तो इस तरह लेता हूँ कि ये परंपरा एक चली है, क्योंकि जहाँ पे प्रदेश में या देश में स्तर पर राजनीतिक मतभेद है तो कोशिश यही होती है कि हम अपने आधार पर संविधान की एक मर्यादा उसको रखना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं ये उस बात का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। क्या ये आज सरकार कल कोई और आएगी तो ट्रेडिशंस जो बनानी है, लोकतंत्र को मजबूत करना, तो उसके भी विचार करके करूँगा, मेरा ऐसा सोचना है। चलिए अगली खबर की सर बात करते हैं। पूरे देश को हिलाकर रखने वाला निठारी कांड, जो कि उसने पूरे देश के लोगों के साथ साथ सियासत के साथ साथ हर किसी को हिलाकर रख दिया था। 17 साल के बाद प्रयागराज हाईकोर्ट का फैसला आया। जो आरोपी बनाए गए थे मुनिंदर सिंह पंधेर, उनको बरी कर दिया गया, वो जेल से रिहा भी हो गए। तो क्या कहेंगे आप? क्या 17 सालों बाद पंधेर को न्याय मिला है? 17 सालों तक उनके साथ अन्याय होता रहा। अगर उनके साथ अन्याय होता रहा, उन्हें अब न्याय मिला, तो उन बच्चों का क्या, उनके परिवार वालों का क्या जिनके नरकंकाल उस वक्त मिले थे? ये बड़ा एक अजीब स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि ये 2005-6 में ये निठारी कांड तब आया था, जो नोएडा के गांव निठारी में एक नाले में कंकाल मिले थे बच्चों का। बिल्कुल। तो वहां से फिर जो ये साथ में जो घर पड़ता था पंधेर का पड़ता, हाँ, और साथ में इनका नौकर कोहली, सुरेंद्र कोहली, दोनों को जो आरोपी बनाया गया, जांच एजेंसियों ने आरोपी बनाकर सजा भी कर दी। 2009 में इनको दोषी करार किया गया, 2014 में इनको फांसी की सजा हुई। 14 में जब सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला गया, अपील कर गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा टिप्पणी करके उच्च न्यायालय को भेजा कि ये चीज पहलू नहीं देखे गए, इन पे विचार करके दोबारा फैसला हुआ। तो उच्च न्यायालय ने अब 2014 के बाद 7 साल बाद उन्होंने 2023 में, अब जो देर से मिला न्याय तो न्याय नहीं कहा जाता, उसके अपना महत्व खो जाता है। दूसरी बात, जो कोहली और पंधेर है, उनको उनकी जो इतने साल की जो छवि बनी, जो उनके परिवारों को या उनके मौत की तलवार लटकी रही, तो उसका भुगतान तो कोई कर नहीं सकता। एक पहलू ये होगा।
दूसरा पहले जो आपने कहा कि परिवारों जिनके परिवार के बच्चे गए, बिल्कुल, जो जिनके 17 सालों से इंतजार कर रहे इंतजार करते थे, जिनको था कि फांसी कब लगी आरोपियों को, वो बिल्कुल। बात बरी हो गए, बाहर रहा आ गए, तो उनके जख्म दोबारा एक तरह से हरे हो गए, उनको बिल्कुल। दुख और बढ़ गया, उनका विश्वास जो है न्यायपालिका पर कमजोर हुआ। एक दूसरा तीसरा पहलू यह है कि जो जांच एजेंसी है उनकी कारगुजारी पे भी टिप्पणियां बड़ी की गई है। बिल्कुल। तो ये तीनों मिला के मैं कहता हूँ कि एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि फिर दोषी कौन? निठारी कांड तो हुआ है, ये तो फैक्ट है, तो फिर दोषी कौन है? वो बरी हो गए, वो जो गए उनको मिला कुछ नहीं, जांच एजेंसी में क्वेश्चन, कम से कम दोषी कोई तो सामने लाएगा, दोषी तो आया ही नहीं। तो ये अपने में मैं समझता हूँ न्यायपालिका की कार्रवाई पे भी, जांच एजेंसियों पे भी, और जो ये सारा सिस्टम हमारा है उस पे प्रश्न चिन्ह लग गया, सवालिया निशान लग गया कि अगर इससे पहले अगर एक लड़की का नौकर का हुआ था नोएडा में, वो भी कत्ल हुआ था, बिल्कुल, तो उसमें भी यही पीछे थी, वो कितने सालों बाद बरी हो गए, और इस ये दूसरा एक केस हमारे सामने आ गया। तो ये न्यायपालिका पे भी एक तरह एक सिस्टम पे, मैं अकेले पे नहीं, जो जांच एजेंसियां, एविडेंस और सारा कुछ मिला के हम देखते हैं कि हम खड़े कहाँ पे हैं। और देश ये 16-16 साल 17 साल इस तरह के केस, इतने बड़े केस, तो आम आदमी तो जो लड़ ही नहीं सकता वैसे। अब दोबारा वो परिवार कहाँ से लड़ेंगे इस केस के लिए, जिनके बच्चे चले गए, जिनके बड़े महिला चले गए, वक्त इतना लंबा निकल गया, और दोबारा ए से कहाँ से शुरू करेंगे वो इसमें। तो ये अपने आप में एक सारे सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका तीनों को बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को एक तो समय अनुसार हो, और एक इसकी जो पैरवी करने वाले उनको भी तो दोष तो उनका आ गया अल्टीमेटली, उन्होंने कैसे तैयारी की कि कोर्ट में खड़े नहीं हो सके। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसपे सबको चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा, और जब विश्वास कमजोर होता है फिर अराजकता फैलती है। उससे बचना है तो अपने आप को, ये सिस्टम आपको सुधारना पड़ेगा, इसका सीधा मेरा तो ये सोच है। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे फैसले के बाद अभी तक सवाल वही है कि आखिर निठारी का दोषी कौन है? कांड तो हुआ है ना, उसका दोषी कौन है? फिर अगर ये बरी हो गए तो आगे कुछ है ही नहीं। तो परिवार, अब हमारा जो एक तो टाइम, दूसरा पैसा, कौन खर्च करेगा इतने साल? तो ये एक बड़ी गंभीर मुद्दा है जिसपे समाज और सरकार दोनों को सोचना चाहिए। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। पंजाब के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, महत्वपूर्ण खबर है। CRS के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये कहा गया है कि पंजाब की डेमोग्राफी बदल रही है, एक बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हो रहा है। सबसे एक अहम पहलू ये है कि पंजाब में सिखों की आबादी कम हो रही है, दूसरी तरफ यूपी से आने वाले जो कुछ समुदाय हैं उनका पलायन पंजाब में बढ़ रहा है। खास करके यूपी के मुस्लिम समुदायों का पलायन जो है वो पंजाब में बढ़ने की बात कही गई है। तो सिखों की आबादी को अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कम होती दिखाई दे रही है। तो जो CRS के जो आंकड़े आए हैं, इस आंकड़ों को देखते हुए, ये डेमोग्राफी की जो बात की गई है, इसे देखते हुए पंजाब की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखो, पंजाब में इसके दो कारण, मुख्य दो कारण है इसके। एक तो पंजाबियों का बाहर जाना, उसमें विशेष रूप से सिखों का बाहर जाना। बिल्कुल। दूसरा परिवार नियोजन, हमारे पंजाबियों में 1 या 2 बच्चे परिवार, छोटे परिवार में विश्वास करते हैं, और ये दो कारण है। जो बाहर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं या बिहार से, यूपी से, चाहे मुस्लिम आ रहा चाहे दूसरे समुदाय का रहे, उनके परिवार नियोजन के हिसाब से नहीं, उनके बच्चे ज्यादा संख्या में 6, 7, 8 इस ज्यादा, और रेशो भी जो नेशनल लेवल पे पंजाबियों की कम है, बच्चे जनरल पर की कम है, और प्रवास अमेरिका या कनाडा या उधर ज्यादा है। पहले ये प्रवास जो बाहर पलायन हुआ था केवल ग्रामीण क्षेत्र का, कि हाँ जी, जो अनपढ़ या मजदूरी या जो इस तरह का वर्ग था छोटा, वो बाहर जाता था। शहरी क्षेत्र के लोग फिर वो पहले शहर में आया, फिर शहर से अब दोनों वर्ग, शहर के तो अब धनाढ़े भी जो वेल सेटल्ड है, जिनके अब उनके बच्चे भी, चाहे एक बच्चा या 2, वो भी बाहर जाना है। उसका कारण कहता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर वहाँ पे सेफ है जी, हमारे सोशल सिक्योरिटी मेन मैं समझता हूँ। और मुख्य मुद्दा यही है कि जो यूपी से यहाँ पे आ रहे हैं उनका पहलू भी आर्थिक है, जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनका आर्थिक। पर समस्या ये है कि जब हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, तो अगर 10-15 साल या 20 साल इसी तरह रहा तो पंजाब का एक नक्शा बदल जाएगा। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी में होगा। अब ये तो है पंजाब, जब हम एक पंजाबी के नाते सोचते हैं या एक पंजाब में बैठे सोचते हैं, और दूसरी तरफ इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी ये है कि जब हम कनाडा में बैठे
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको देखते हैं हाँ बिल्कुल। जी वहाँ पे सारी सरकार उसके हाथ में है, बिल्कुल। तो वो फख्र करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी हमें तैयार रहना चाहिए ना। यहाँ पे लुधियाना में कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, कल को मेयर भी बन सकता है, जलंधर का भी बन सकता है, अमृतसर, मतलब ये जब आप ऑस्ट्रेलिया में अपना अस्तित्व देखते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, आप इंग्लैंड में हमारा भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बन गया है और कनाडा की सरकार ही पंजाबियों में निर्भर हो गई है, तो फिर ये बात हमें भी तैयार होना, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। ये तो देश के बीच में प्लान है, पर हाँ पंजाब और पंजाबी के जो एक बात है हाँ। उसके लिए एक चिंता का विषय जरूर है। और ये उसके लिए क्या नींद से जगाने वाली एक ये बात है कि जो आंकड़े हैं हमें बताते हैं कि हमें वाकई नींद से जागने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। जागने के लिए ये तो आर्थिक पहलू है ना। जब आप सिर्फ आप अपनी जमीन को इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, जबकि हमारे बुजुर्गों ने जमीन बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। बिल्कुल। उन्होंने पैसे परिवार ने उनका जमीन बचानी, अपनी संस्कृति बचानी, अपने ट्रेडिशन बचानी, उन्होंने कुर्बानी दी। हम वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं। हमारे बच्चे आगे सारे हमको इजी गोइंग हो गए, तो इजी जब आदमी करना से तो फिर वो देखता है भाई हाँ यहाँ से वो बेहतर से कनाडा चलेगी, कनाडा से आगे अमेरिका चली गई, ऑस्ट्रेलिया चल गया, कुछ चल। तो ये एक पंजाबी तो वैसे थ्रू इंडिया में भी पंजाबी वेल एस्टैब्लिश्ड है, सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक चाहत आकांक्षा है। वो आकांक्षा में ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि हमें, अच्छा दूसरी बात ये है, आगे जो पहले बाहर जाते थे वो यहाँ पे जमीन खरीदते थे, बिल्कुल, अब जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं। ये एक बेसिक बुनियादी जो है ना बदलाव है, ये बदलाव खतरनाक है। आप बाहर जाओ, आपको ये पता है कि हमारी जमीन जहाँ, तो आप जुड़े रहते हो उस जमीन से। जब इस जमीन से आपने अपनी जड़ ही काट ली तो फिर अगली जनरेशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, उसको पीछे कुछ है ही नहीं। तो ये आप जमीन बेच के जो जाना, जब वहाँ जो पहले गए थे 70 के दौर में, तो उन्होंने वहां से कमाई करके यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने गाँव को, आज पंजाब के गाँव में जाओ, बड़ी हवेली थी, पर आज की स्थिति में वो हवेलियां बिक रही हैं, या वहां पे यूपी बिहार के आदमी सिर्फ केयर टेकर हैं। तो ये स्थिति एक, क्योंकि सोच में अंतर है पंजाबियों के, और इसको कैसे करना है ये बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए, या धार्मिक संगठन है उनको आगे आना चाहिए, या जो समाज सेवी है उनको। ये जागृत इशू बहुत बड़ा इशू है। इसका 10-20 साल में पंजाब का अगर नक्शा ही बदल गया, सोच बदल गई, इसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब रिश्तों में फर्क पड़ेगा। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। नशा मुक्त पंजाब कहने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो चुनावी वादे होते हैं, जो मैनिफेस्टो आते हैं, नशे को जड़ से ख़त्म करने की बात कही गई है, लगभग हर एक पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, पर जो नतीजे हैं हमारे सामने ग्राउंड लेवल पर, जो खबरें आ रही हैं आए दिन नशे से युवकों के मरने की, वो सबको चिंता में डालने वाली है। तो इसके लिए भगवंत मान सरकार ने करीब 35,000 स्कूल के बच्चे, नौजवानों के साथ मिलकर श्री हरमंदिर साहब में अरदास की नशा मुक्त पंजाब बनाने की। हालांकि इसे लेकर भी विरोधियों ने ताने बहुत कसे, भगवंत मान सरकार का इसे एक इवेंट मैनेजमेंट बताया। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो अरदास की गई है इससे पंजाब में नशे को खत्म करने में सहायता मिलेगी? देखो ये एक, मैं समझता हूँ कि जिस जगह पे गए, गुरु घर में गए हो, तो उनकी नीयत ठीक है, मैं समझता हूँ। बाकी ये आदत जो इंसान की होती है कि बिजली के बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं हो सकती। आप एक चाय का प्याला भी जिस पत्ती को लेके जीते हैं उसी पे रहते हैं। तो जो शराब, तो वैसे ही जिस नशा जो पिछले, इनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गुट्टा साहब की कसम खाई थी, सफाई ली थी, नहीं संभाल सके वो। इसी तरह ये मैं समझता हूँ कि जिस जगह पे जितने बच्चों को अगली पीढ़ी को जागरूक करने की स्थिति है और सबके, और दूसरी बात ये समझने की, हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे पहले परमात्मा से जो मांग की है निरोगी काया, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा पंजाब सरकार को करनी चाहिए कि निरोगी काया, अपने शरीर को संभालो, अपने आत्मा को। अगर हेल्दी शरीर है तो आपका दिमाग भी ठीक होगा, आपका आगे फ्यूचर भी ठीक रहेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू, मैं कहता हूँ, ये पर मैं इसको विरोध नहीं करता, गए जिस जगह पे गए उसको सामने रख के उनकी नीयत या उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन पंजाब का राजस्व भी तो शराब पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, कितने हजार करोड़ रुपये पंजाब सरकार इस बात पे डिपेंडेंट है कि ठेके ज्यादा खोलो, शराब बिक्री हो तो राजस्व बढ़े। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी है।
सरकार को ये चीज़ फैसला करना पड़ेगा कि हमने राजस्व ज़्यादा इकट्ठा करना है, जो पंजाब की सेहत ठीक रखनी है। एक तरफ तो आप राजस्व इकट्ठे, दूसरी तरफ आप अस्पताल और इस तरफ नशा बढ़ रहा है, तो अपराध बढ़ रहे हैं, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करके आपको केवल शराब की बिक्री करके राजस्व बढ़ाना ये टारगेट नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल लेवल रखें बस, ठीक है, क्योंकि ये एक समाज का एक हिस्सा बन चुका है नशा, शराब, मतलब नशा नहीं, शराब मैं कहता हूँ। तो एक मर्यादित से आपसे चलना चाहिए। राजस्व के कारण ना तो शराब की बिक्री को बढ़ाना चाहिए, और जो नशा है ये केवल सरकार के प्रयास से समाप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये एक बात घर परिवार से सबको शुरू करना पड़ेगा, भी घर से लेके बच्चों से लेके बड़ों तक, गैर सरकारी संगठनों से लेके धार्मिक संगठनों को लेके, जो हमारे संत महात्मा ग्रंथ जो भी हैं, इनका प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रयास से ना खत्म होने वाला है। ये एक रेगुलर 10-15 साल हमें लगेंगे, और उसके बाद इसका रोजगार से भी है कि लोगों को खिलाड़ियों खेल की तरफ, जैसे पंजाब सरकार की खेल नीति बनी है, इस खेल नीति को और प्रमोट करें और बढ़ाएं, और साथ में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें स्कूल स्तर पे, तब जाके इसका 10-15 साल में कोई सामने रिजल्ट आएगा। अभी आप समझें कि सुबह अरदास करने से, मैं इस बात को मान देते हुए भी समझता हूँ पर एक अरदास से काम बनने वाला नहीं, ये कर्म करने से। आप कर्म जितना ज़्यादा इसको विरोध करेंगे, अभियान के तरह में पंजाब में चलाएंगे, तभी इसका कोई परिणाम सामने आएगा। चलिए अगली खबर की, आखिरी खबर की बात करते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, मार्क मिलर, उन्होंने कहा है कि जो वीज़ा प्रोसेस है भारतीयों के लिए, वो जो प्रोसेस हो वो थोड़ा सा धीरे, स्लो हो जाएगा, उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। तो असल में असर तो ज्यादातर पंजाबियों पर ही पड़ेगा, पंजाब पर ही पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, इसके दो चीजें हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया भारत सरकार पर भी, उनके कहने पे उन्होंने निकाल दिए। भारत सरकार का सीधा स्पष्ट है, या अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं, जितने आदमी उनके हमारे यहाँ पे, उतने ही हमारे उनके यहाँ पे हो गए। अगर 10 हैं तो हमारे भी 10। तो इनके 41 जो ज्यादा थे, वो किस लिए सरकार ने दिए थे? इसी सुविधा के लिए जिसकी बात हम पंजाब आज बिल्कुल उन्होंने महाराष्ट्र, केरला इस तरह अपने बनाए हुए थे। तो जब वहाँ पे भारत विरोधी गतिविधियों को वो चेक नहीं करते, या उनका मकसद ये है कि वहाँ पे जब भारत का झंडा, वहाँ पे तिरंगे का अपमान करते हैं, एम्बेसी को थ्रेट करते हैं, तो फिर वो जो फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिली हुई थी, अभी तो सरकार ने वही विड्रॉ की है। तो उसका नुकसान पंजाब को हो, सो पंजाब मुल्क से बड़ा नहीं है, एक बात समझे, भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर भारत का मान सम्मान के लिए पंजाब ने अतीत में इतनी कुर्बानी दी, तो ये कुर्बानी भी देने को पंजाबियों को तैयार रहना चाहिए। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी विद्यार्थी वर्ग, जिनके वीजे लगे हुए हैं, जो इंतजार में है, जिन्होंने फीसें भेजी हुई हैं। तो इसका एक दूसरा पहलू ये तो है हमारा भारतीयों का, हमारे पंजाबियों का, भारतीय का जनरल, पंजाब का विशेष रूप से, कि जिनके वीजे, कोई रिश्तेदारियाँ बढ़ जाना रुक जाएगा, लेट हो जाएगा सब 5-6। पर दूसरी साइड ये भी देखें कि जो कनाडा की अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब देता है। बिल्कुल। तो जब वहाँ पे 6 महीने बाद वहाँ पे पैसे भी तो जाने बंद होंगे। जो विद्यार्थी है वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, दूसरी कंट्री में पढ़ने चले जाएंगे, कोई उज्बेकिस्तान चले जाएगा, कोई दूसरे पर चले जाएगा। सीधा सीधा असर कनाडा की जो उनको भी तो पैसे का नुकसान होना, तो उनको भी 2-4, अभी तो वो पॉलिटिकल, जो ट्रूडो है वो पॉलिटिकल काम कर रहा है, भारत के अगेंस्ट कर रहा है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पे आएगी, 4-6 महीने में अर्थव्यवस्था ऑलरेडी उनकी क्राइसिस में है, और जब पंजाब के लोग विद्यार्थी दाएं बाएं जाने शुरू हो जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था उनकी और कमजोर होगी, और मैन पावर भी कम होगी। जब पंजाबी वहाँ पे मैन पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए उनको, अगले 10-20 साल में उनको सब कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ हम दे रहे थे, उसका उन्होंने मिसयूज किया। कनाडा ने पॉलिटिकल एजेंडा जैसे भी बनाया, क्योंकि उसकी अपनी सरकार खालिस्तानी सपोर्टेड जो है उन पे डिपेंडेंट थी, तो उसको तोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया। अब उसने पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली आप ये समझे, पंजाब में बैठे जब भारत के लोग, कि उनको भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है, हमें से ज्यादा उनको, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उनको मैन पावर चाहिए।
तो 2-4-6 महीने में उनको समझ लग जाएगी, उनके इलेक्शन आने से पहले या इलेक्शन के लाइक बाद। बहुत लोगों को भी बहुत ज्यादा घबराने की हाँ, इन घबराने सबसे की जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं है। पेशेंस रखें। जो बिल्कुल ये एक देश की इज्जत मान सम्मान के लिए आप अपने को थोड़ा बड़ा मान लेंगे। बिल्कुल। देश की इज्जत मान के लिए कोई खिलवाड़ करेगा तो पंजाबी तो वैसे ही आगे रहते हैं, तो इस बात पे भी धैर्य रखना चाहिए, फेस करना चाहिए कि चलेगा, 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए। तो अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ, सियासत की कुछ गलियों से, कुछ खास खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी।